महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के संवाद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य और ये है आज के मुख्य समाचार। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का मुंबई स्थित घर में हुआ निधन। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड और बाजार रोड पर सड़क दुरुस्ती के कामों की वजह से लोगों को हो रही परेशानियां। अयोध्या में ऐतिहासिक ध्वजारोहण, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भव्य राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा फहराया गया। दुबई एयर शो में तेजस जेट क्रैश, पायलट नमान सैल की दुर्घटना स्थल पर ही मौत। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में भारत पर मेडल की बरसात। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने जीते 4 गोल्ड। वाराणसी बनने जा रही भारत की सबसे महंगी फिल्म, बहुत सालों बाद प्रियंका चोपड़ा की वापसी। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और दर्शकों के प्रिय हीमैन का यानी कि धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में निधन मुंबई स्थित घर में हुआ। धर्मेंद्र का करियर 4 दशकों से अधिक चला और इस दौरान उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग को नई ऊंचाई दी। उनकी लोकप्रियता, बहुमुखी अभिनय और जमीन से जुड़े व्यक्तित्व ने उन्हें लाखों दर्शकों के दिलों में एक स्थायी जगह दिलाई। पंजाब के लुधियाना में जन्मे धर्मेंद्र अपनी युवावस्था में ही फिल्मों के प्रति आकर्षित हो गए थे। कई संघर्षों के बाद 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। 60 के दशक में उन्होंने रोमांटिक हीरो के रूप में पहचान बने, जबकि 70 का दशक उन्हें एक्शन स्टार बनाने वाला रहा। धर्मेंद्र की फिल्मों की सूची भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम अध्याय में दर्ज है। शोले में वीरू, सीता और गीता में असाधारण कॉमिक टाइमिंग और धर्मवीर में भव्यता, इन भूमिकाओं ने उन्हें एक संपूर्ण कलाकार के रूप में स्थापित किया। उनकी अन्य प्रसिद्ध फिल्मों में अनुपमा, चुपके चुपके, यादों की बारात, शहीद और ड्रीम गर्ल भी शामिल है। करीब 300 से अधिक फिल्मों का सफर तय करने वाले धर्मेंद्र का जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी योगदान थे। बॉलीवुड में शोक की लहरें और प्रशंसक उन्हें भारी भावनाओं के साथ याद कर रहे हैं। अपनी सादगी, मेहनत और अमर भूमिकाओं के कारण धर्मेंद्र सदैव भारतीय सिनेमा के गौरवपूर्ण विरासत के महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहेंगे। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड और बाजार रोड और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही खोदाई और अधूरे मरम्मत कार्य ने आम लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी। फुटपाथ जगह जगह टूटे पड़े हैं और कई सड़कें चलने फिरने लायक भी नहीं बची। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हालत सुरक्षित है, खासकर बुजुर्गों और छात्रों के लिए। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता रुद्र आराध्य की रिपोर्ट और स्थानीय लोगों की राय। नमस्कार, मैं रुद्र और आप देख रहे हैं संवाद समाचार। पुणे में पीएमसी इलेक्शन सर पर आने की वजह से रास्तों और फुटपाथ के खुदाई काम की शुरुआत हो चुकी है, पर इसकी वजह से नागरिकों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो गाड़ियां चलाते हैं और जो पैदल चलते हैं, उन नागरिकों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। तो देखते हैं पुणे के नागरिकों का इस स्थिति पर क्या कहना है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इन खराब सड़कों और फुटपाथ की वजह से आपकी रोजमर्रा की जो यात्रा है उस पर क्या असर पड़ता है? मैं गाड़ी चलाने के बाद वो चैम्बर जो है उसका बहुत तकलीफ होता है। वो एक बार काम किया तो दूसरे बार अभी 4 दिन में फिर से ऐसा होता है, 4-5 दिन में ऐसा ही हो रहा है और बार बार वही काम चल रहा है। मतलब मरम्मत बार बार चल रही है पर मरम्मत पूरी नहीं हो रही। पूरी नहीं होती। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि पुणे में लगातार जो सड़कों के और फुटपाथ के खुदाई के काम हो रहे हैं, तो उससे आपको क्या परेशानी हो रही है? फुटपाथ तो खाली मिलता ही नहीं चलने के लिए। हम घूमने जाते हैं तो फुटपाथ तो कुछ ना कुछ काम चल रहा है और सब बाइक वेक सब लगा रहते हैं और खाली मिलता ही नहीं। जो रोजमर्रा की आपकी यात्रा है उस पे क्या असर पड़ता है इन खराब सड़कों की वजह से? हमें बहुत तकलीफ हो रही है और हमारा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि इधर हमारी लॉन्ड्री है लेकिन हमारा गिराहक नहीं आ रहा है इधर। अच्छा, इसलिए हमको बहुत तकलीफ हो रही है। और पुणे महानगर पालिका के काम करने के तरीके पर आपका क्या कहना है? हमें बहुत लगता है ऐसा कि पुणे महानगर पालिका ने अच्छा काम करना चाहिए। बार बार रास्ता खोदना अच्छा नहीं है, इससे तकलीफ हो रही है हमें। हमें लगता है रोड एक बार बनाए ना तो दूसरे बार जल्दी नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन 15 दिन महीने के बाद तुरंत आ जाता है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कपड़ा खराब होता है, गिराहक हमारा हाँ, आर्गुमेंट करता है कि ये कपड़ा अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा। ऐसा लगता है अभी। आपकी रोजमर्रा की यात्रा पर इन खराब सड़कों और फुटपाथ का क्या असर पड़ता है? बहुत बेकार है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को तकलीफ तो बहुत हो रही है और बहुत परेशानी होती है। ट्रैफिक भी ज़्यादा हो रहा है, गाड़ी चलाने में तकलीफ होता है। तो जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए, अच्छे रास्ते करना चाहिए। जी, ऐसा। और इन खराब सड़कों की वजह से
खासकर बुजुर्गों और छात्रों के लिए कितनी सुरक्षित है ये सड़कें? सुरक्षित तो कुछ भी नहीं है। कमर जाती है पूरा, हम्म, कमर के आजार, वो मन का बिन का, वो सब इश्यू हो रहा है लोगों को, तकलीफ तो बहुत हो रही है और एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए। अच्छा काम की वजह से लोग जल्दी में निकलते हैं, रास्ते खराब होने के वास्ते बहुत एक्सीडेंट होते हैं। जी, तो क्या आपको लगता है कि काम पूरा होने के बाद सड़क की मरम्मत ठीक तरह से नहीं की जाती? हाँ, तो मतलब बारिश होती है तो वो टाइम पे खड्डे भी ज्यादा गिर जाते हैं, तो उसके वजह से वापस जो किया होता है काम वो सिर्फ पूरा खराब हो जाता है, तो उसके वजह से कुछ भी नहीं, उसका प्रॉफिट ही नहीं है कुछ। अच्छा, और आपकी नजर में इस समस्या का सबसे आसान और जरूरी समाधान क्या होना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा मतलब जो रास्ता खराब होता है तो अच्छे से करके जो ट्रैफिक है वो भी क्लियर करना चाहिए, मतलब नागरिकों को मतलब अच्छे से उनका ये होगा, प्रॉफिट होगा, तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, और पीएमसी के काम करने के तरीके पर आपका क्या कहना है? पीएमसी मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग अच्छे से काम करते, तो करते तो जरा सा मेरे को लगता है कि वो लोग ध्यान दे के करना चाहिए, ऐसे नहीं कि घर पे बैठ के वो लोगों को ऑर्डर देंगे और वो इधर आके नहीं देख रहे, तो उनको पता चलना चाहिए कि वो इधर आके देखे कि क्या कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, मतलब आपकी उनसे ऑन फील्ड काम करने की ज्यादा अपेक्षा है। हाँ, पुणे के नागरिकों का संदेश साफ है, विकास कार्य तो जरूरी है लेकिन उनकी आड़ में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़कों की मरम्मत का काम जो है वो मजबूत, समयबद्ध और जवाबदेह होना चाहिए, वरना अधूरी मरम्मत और अधूरी दुरुस्ती, इसका चक्र जो है वो ऐसे ही इसी तरह चलता रहेगा और नागरिकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं हूं रुद्र आराध्य, संवाद समाचार से पुणे। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को इतिहास रचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धर्मध्वजा फहराया। हेमसागर हवा में लहराते भगवा ध्वज को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों हाथ जोड़कर नमन किया। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। धर्मध्वजा 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा समकोण त्रिभुजाकार है, जिसमें सूर्य का चिन्ह, राम की तेजस्विता का प्रतीक ओम का अंकन, कोवेदार वृक्ष की आकृति स्पष्ट रूप से उकेरी गई। यह ध्वज राम राज्य के आदर्शों और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक ध्वजारोहण शुभ अभिजीत मुहूर्त में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आज अयोध्या भारत की सांस्कृतिक चेतना का महान क्षण देख रही, सदियों के घाव बह रहे, सदियों का संकल्प सिद्ध हो रहा है। धर्मध्वज इतिहास के सुंदर जागरण का रहेंगे। उन्होंने कहा, हमें ऐसा भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, जहाँ राष्ट्र हित पहले हो। प्रधानमंत्री ने अंत में जय सिया राम के जयघोष के साथ लगभग 32 मिनट के भाषण का समापन किया। 21 नवंबर को दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाकू विमान तेजस के प्रदर्शन के दौरान हुआ भीषण हादसा पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नवाज सियाल इस दुखद दुर्घटना में शहीद हो गए। उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद तेजस विमान ने अचानक नियंत्रण खो दिया और देखते ही देखते जमीन से टकराकर आग की लपटों में गिर गया। हादसे के तुरंत बाद रनवे पर अफरा तफरी मच गई और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, पर पायलट को बचाया नहीं जा सका। विंग कमांडर नवाज सियाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची, पूरा क्षेत्र शोक से भर गया। 2 दिन बाद जब उनका पार्थिव शरीर गांव लाया गया तो वातावरण नमाज अमर रहे के नारों से गूंज उठा। उनके पिता जगन्नाथ सियाल का दर्द भरा बयान पूरे देश को भावुक कर गया। उन्होंने कहा, देश ने एक होनहार पायलट खोया है और मैंने अपना बेटा, वह बचपन से अव्वल था, कभी किसी को निराश नहीं किया। भारतीय वायुसेना ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि प्रदर्शन से पहले प्रशिक्षण उड़ान के दौरान विमान में तकनीकी समस्या दिखी गई थी। जांच दल यह पता लगाने में जुटा है कि हादसा सिस्टम फेलियर, तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से हुआ। भारतीय ब्लाइंड महिला टीम ने रचा इतिहास। श्रीलंका में खेले गए पहले ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप पर भारत का कब्जा। फाइनल में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराया। रविवार को भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए दोहरी खुशी। कोलंबो के पी-सारा ओवल मैदान में भारत ने टॉस के बाद पहले गेंदबाजी की, नेपाल को 5 विकेट पर 114 रन पर रोक दिया। इसके जवाब में भारत ने सिर्फ 12 ओवर में 3 विकेट पर 117 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत की ओर से फूला सरें चमकी, नाबाद 44 रन की शानदार पारी खेली। भारत का दबदबा इतना मजबूत रहा कि नेपाल अपनी पारी में सिर्फ एक बाउंड्री लगा सका। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वही नेपाल ने पाकिस्तान को मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान की मेहरीन अली का शानदार प्रदर्शन
600 से ज्यादा रन बनाकर बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। श्रीलंका के खिलाफ 19 गेंदों पर 230 रन और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 133 रन की पारी खेली। यह जीत भारतीय ब्लाइंड लोगों के लिए प्रेरणा और आत्मविश्वास का बड़ा स्रोत बनी है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने कमाल कर दिखाया। भारत ने एक के बाद एक 4 गोल्ड मेडल जीतकर टूर्नामेंट में अपना दबदबा कायम किया। सबसे पहले मीनाक्षी हुडा ने भारत के लिए गोल्ड की शुरुआत की। महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में मीनाक्षी ने उज्बेकिस्तान की फरजोना फोजिलोवा को सर्वसम्मति फैसले से 5-0 से मात दी। इसके बाद 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार ने अपनी ताकत दिखाते हुए इटली की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सिरिन चराबी पर जबरदस्त हमला बोला और स्पष्ट अंतर से गोल्ड मेडल जीता। महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में अरुंधति चौधरी ने उज्बेकिस्तान की अजीजा जोकिरोवा को मात देकर भारत का तीसरा गोल्ड अपने नाम किया। दिन के आखिरी मुकाबले में महिलाओं के 80+ किलोग्राम वर्ग में नुपुर शोरन ने उज्बेकिस्तान की ओल्टिनॉय को हराकर देश की झोली में चौथा गोल्ड मेडल डाल दिया। भारत की इन जीतों ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में नई ऊंचाई को छू लिया है। फिल्म निर्देशक एस.एस. राजामौली ने 15 नवंबर को अपनी अगली फिल्म वाराणसी का टीजर और टाइटल जारी किया। दक्षिण फिल्म के सुपरस्टार महेश बाबू यह फिल्म में मुख्य किरदार निभाएंगे। टीजर रिलीज के तुरंत बाद फिल्म मार्केट में इसकी भारी चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार वाराणसी लगभग 1300 करोड़ रुपए के बजट में बनाई जा रही है। फिल्म यूनिट का दावा है कि इस बार राजामौली भारतीय सिनेमा का अब तक का सबसे भव्य और बड़ा दृश्य विश्व तैयार करने वाले हैं। रिपोर्ट से भी इशारा करती है कि फिल्म विजुअल स्केल के मामले में भारत की सभी पिछली फिल्मों को पीछे छोड़ देगी। लंबे समय बाद प्रियंका चोपड़ा भारतीय सिनेमा में वापसी करने जा रही है। वाराणसी में उनकी भूमिका को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है और फिल्म के अन्य स्टार कास्ट को लेकर जल्द ही आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। इस बारे में दर्शकों की क्या राय है, यह हमारी संवाददाता खुशी गोयल से जानते हैं। नमस्ते, मैं हूँ खुशी और आप देख रहे हैं संवाद समाचार। तो कुछ दिन पहले ही एस.एस. राजामौली ने अपनी नई फिल्म वाराणसी का टीजर लॉन्च किया और लॉन्च करते ही हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा होने लगी। 1300 करोड़ पर बनी ये फिल्म और महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा की स्टार कास्ट ने लोगों के मन में बहुत उम्मीदें बना रखी है। तो चलिए जानते हैं इस मेगा फिल्म को लेकर दर्शकों की क्या राय है। राजामौली ने अपनी नई फिल्म वाराणसी का टीजर लॉन्च किया है, तो इस टीजर को देख के आपको कैसा लगा और आपकी इस बारे में क्या राय है? हाँ, टीजर अच्छा लगा, मैंने देखा और बहुत बड़ी बजट वाली फिल्म है, इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं प्रियंका चोपड़ा इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ऊपर से प्रियंका चोपड़ा भी आफ्टर मैनी इयर्स शी इज रिटर्निंग इन इंडियन इंडस्ट्री, वेरी एक्साइटेड। भारत में विजुअल इफेक्ट्स का स्तर बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है वाराणसी मूवी जो है वो हॉलीवुड को बीट कर पाएगी? हमें नहीं लगता कि इसको हॉलीवुड से कंपेयर करना चाहिए, बट जैसे मैंने इसका टीजर देखा है लग रहा है कि ये बहुत अच्छी मूवी होगी। तो महेश बाबू इस मूवी के लीड रोल है, तो आप एक्साइटेड हो उन्हें देखने के लिए? ऑफ कोर्स, पहली बात तो मेरे को महेश बाबू बहुत ज़्यादा पसंद है, साउथ के वन ऑफ द बेस्ट हीरो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू है वो। और जैसे कि उनका लीड रोल है तो ऑफ कोर्स वो बेस्ट ही करेंगे, क्योंकि माय फेवरेट है तो मैं अच्छा ही बोलूँगी उनके बारे में। और जहाँ तक मुझे पता है कि उसमें उसके जो विजुअल्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। एंड सेकेंडली ये शायद मूवी हाई फंडिंग है, राइट? हाँ, तो ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा। प्रियंका चोपड़ा भारतीय सिनेमा में कई सालों बाद लौट रही है, तो क्या आप उन्हें इस फिल्म में देखने के लिए एक्साइटेड है? हाँ, मैं प्रियंका चोपड़ा जी को उनकी फिल्में देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। बहुत सालों बाद वो इंडिया में नई फिल्म कर रही है, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी अ परफॉर्मेंस इन दी मूवी। थैंक यू। यस, धन्यवाद दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम फिर हाजिर होंगे सच्ची और सटीक जानकारी के साथ। बस हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।